72 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम तहज़ीब 1 और 2 बजे के बीच पेश किया जाएगा। तहज़ीब प्रोग्राम आप काशी टेलीविज़न पर हर फ्राइडे को सुनते हैं। हर किसी देखने वाले को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को वेरी गुड आफ्टरनून, जय गुरुदेव। आज मैं और मेरे भाई विजय मोमी जी इस प्रोग्राम को आपकी सेवा में करेंगे। कैमरे के सामने मैं और कैमरे के परली तरफ दुनिया के सबसे जाने माने हो सकता है कि यही एक फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र हों। इस बात की गवाही तो मेरी तस्वीरें देती हैं जो कि फ़ेसबुक पर खींचकर इन्होंने लगाई हैं, और इसके लिए आपको मेरे फ़ेसबुक पर मुझसे दोस्ती करनी होगी ताकि आप देख सकें कि कौन सी तस्वीरें इन्होंने खींची हैं। फ़ेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। इस प्रोग्राम को आप स्काई चैनल 772 पर देखते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी देख सकते हैं अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाए तो। और आज जो लोग हमारे भारत में और पाकिस्तान में और दुनिया में जो दूसरे मुल्क हैं जो कि प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं, वो इस प्रोग्राम को www.kashitv.co.uk पर देखते हैं। इनफैक्ट kashitv.co.uk पर ये प्रोग्राम आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। ये बात उन लोगों के लिए बताई जा रही है जिन लोगों को ये शिकायत है कि जी आप रेडियो पर नहीं आते, टेलीविज़न पर आते हैं, आपको तो हम अपने टेलीफोन पर सुना करते थे। तो अब आप टेलीफोन पर देखा भी करें और सुना भी करें। ये कोई आपको मंत्र पढ़ के बताने वाली ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज के प्रोग्राम की रूपरेखा बताऊं और भारत से पत्रकार सुमन बख्शी जी के पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचार सुनाऊं, आप सबका हाथ जोड़कर दिल के साथ बहुत बहुत थैंक यू। पिछले से पिछले हफ्ते मैंने आपको बहुत से हार्ड वर्ड्स कहे थे, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ और मैं सॉरी भी हूँ, लेकिन इंसान क्या करे, कहना पड़ता है। अब ऐसा है कि हम में से बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो ना हम लोग भूत चुड़ैलों की तरह हैं, सायों की तरह हैं, और ऐसी जो शैतानी ताकतें होती हैं, ताकत होती हैं, मगर इनका दिमाग नहीं होता। ये बातें मुझे एक आदमी ने बताई थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो भूत प्रेतों को पालता है। तो उसने मुझे बताया था कि ये जो जन्नात होते हैं इनका दिमाग नहीं होता, ये आपके सामने खड़े रहते हैं और आपको देखते रहते हैं। कोई आपको पीट रहा है, कोई आपकी चोरी कर रहा है, कोई आपका नुकसान कर रहा है, आपके घर को आग लगाने लगा है, तो वो फिर भी खड़े देखते रहेंगे। उनको कहना पड़ता है कि आओ मेरी मदद करो, इनको भगाओ, तो वो करके उठते हैं और वो सारा कुछ आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से मैंने देखा है कि हम लोगों का भी यही हाल है, जब तक उनको कहा ना जाए तो वो कुछ करते नहीं। और अगेन मैं शिकायत कास्ट सिस्टम की ही करूँगा, और कास्ट सिस्टम की वजह से अभी भी बहुत से लोगों में यही है कि अगर कोई हमारा आता है तो हम उसको टेलीफोन करते हैं, लेकिन अगर किसी और रिलीजन का आता है तो हम उसको उसको हम फ़ोन नहीं करते हैं। देखिए, तरक्की तो एट द एंड ऑफ द डे काशी टेलीविज़न की होनी है, और उसकी तरक्की के लिए हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। जब तक हम, देखिए, मैं पटा के मेहमानों को लेकर आता हूँ, उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा गुजारा भी होता है और उससे काशी टेलीविज़न का खर्चा भी चलता है, ठीक है ना। और आप उनको टेलीफोन नहीं करेंगे, हमारी बातें चारों तरफ फैल जाएंगी कि भाई इन लोगों को तो कोई फ़ोन ही नहीं करता, इनको तो कोई देखता ही नहीं, इनको कोई तो सुनता ही नहीं। और दुश्मन वैसे भी बहुत हैं, वो वैसे ही इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर आपका फ़ोन करने का जो योगदान है वो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक मुस्लिम आया तो आपने फ़ोन नहीं करना, अगर एक सिख आया तो आपने फ़ोन नहीं करना, अगर एक और दीगर रिलीजन्स के पर्सन जो आते हैं उनको आपने टेलीफोन नहीं करना। जब आपके रिलीजन का आएगा आपने तो ही टेलीफोन करना है। पिछले हफ्ते विल राइटर स्टीव प्राइस जी आए थे, आपने उनको खूब टेलीफोन किए, कितने मज़े से बातें हुई, कितना अच्छा प्रोग्राम आपकी सेवा में हुआ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे भी चाहूँगा कि आप इसी तरह से जो हमारे मेहमान आते हैं उनको टेलीफोन भी करें और फिर उनके पास जाएं भी, चाहे आप पूछ के ही आ जाएं पर जाएं सही।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हमारे आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप ख़रीदें, उन दुकानों में आप जाएं, वहाँ पर जाकर बताएं कि काशी टेलीविज़न पर आपका प्रोग्राम देखा था। देखिए, मैं हूँ, विजय मोमी है और हमारे लोग ऐसे हैं, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट हम आपको बना के दिखा सकते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं दिखा सकता। आपको मालूम ही है, मुझे अवार्ड मिला है, मोमी को भी अवार्ड मिला है, मुझे तो लिखने में मिला है, उसको फोटोग्राफी वगैरह में मिला हुआ है। तो फिर जैसा वो बना सकते हैं वैसा और कोई नहीं बना सकता आपकी सेवा में। कहने का मतलब ये है कि जो जो क्वालिटीज़ काशी टेलीविज़न में है एकेडमिकली, वो और कहीं आपको मिलेंगी नहीं। इससे पहले कि अब आज के प्रोग्राम की रूपरेखा आपको बताई जाए, आइए हम नई दिल्ली चलते हैं और श्रीमती सुमन बख्शी पत्रकार से पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचार सुनते हैं। हेलो सुमन जी। हाँ जी। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैं काशी टेलीविज़न से विकी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, आपकी आवाज़ भी क्लियर है। हमने सुना है कि भारत में मारवाड़ की धरती ग्रेनाइट पत्थर उगल रही है और जिसकी विदेशों में बहुत डिमांड है। इससे रोज़गार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ये सच्चाई है? हाँ जी, पाली ने अब तक कपड़े के बिजनेस में देश विदेश में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन अब मारवाड़ की धरती ग्रेनाइट पत्थर उगल रही है। इसकी पहचान से पाली विदेशों में छा गया है। यहाँ निकलने वाला ग्रेनाइट अब देश विदेश में अपनी जगह बनाने लगा है। जमीन से ग्रेनाइट, इस विशेष पत्थर निकलने से पाली में रोजगार का नया साधन खुल गया है। बाहर से बिजनेस करने वाले भी अब इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। यह न्यूज़ पालिका पत्रिका से ली गई है। राइट, अच्छा जी। और भारत सरकार की तरफ से रिटायर्ड टीचरों पर और ऐसी टीचरें जो कि अभी रिटायर नहीं हैं, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, ये सुना है हमने। ये क्या मसला है? हाँ जी, सालों तक नौकरी करने के बाद किसी टीचर के रिटायरमेंट जब होता है, अगर उस टीचर को मंथली पेंशन के रूप में सिर्फ 782 रुपए मिलेंगे, तो ये न्यूज़ मिले किसी को भी तो हैरान न होना नेचुरल है। किंतु नई पेंशन स्कीम से ऐसा हो रहा है। कुछ ही दिन पहले रिटायर्ड हुए टीचर का लास्ट वेतन 50,640 रुपए था। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद उनको मंथली पेंशन 782 रुपए मिली है। ऐसे में रिटायर्ड टीचर बुढ़ापे में अपने फ्यूचर को लेकर काफी वरीड हैं। नई पेंशन योजना टीचर्स के लिए श्राप बन गई है। पेंशन राशि को ही कर्मचारी अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, लेकिन अब ये लगता है कि ये सहारा गवर्नमेंट ने छीन लिया है। ये खबर सुनकर हमको बहुत दुख हुआ है। बेचारी गरीब टीचरें जिनको 50-50 हज़ार रुपया महीने का मिलता था, 750 रुपये महीने में कैसे गुजारा करेंगी? 750,000 रुपये में तो कार के पेट्रोल की टंकी भी नहीं भरती। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अब सुना है कि भारत में जो लिव इन रिलेशनशिप हैं, उन पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है। ये क्या फैसला है? हाँ जी, ये न्यूज़ जो है एनबीटी ब्यूरो प्रयागराज से है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर एक शादीशुदा औरत दूसरे पुरुष के साथ रहती है, इससे लिव इन रिलेशन नहीं माना जाएगा। जिस पुरुष के साथ रह रही है वो आईपीसी की धारा 494 से 495 के तहत अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि अवैध संबंध को सपोर्ट करना क्राइम को सपोर्ट देने जैसा होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ रिलीजन चेंज करके
लिव इन रिलेशन में रहना भी अब क्राइम माना जाएगा। शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाना भी अपराध होगा। ऐसे संबंध को कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। हाय हाय, ये शादीशुदा महिला ना हो गई, देखो आफत ही हो गई। मतलब तो ये हुआ कि बस क्या मतलब हुआ, ये खबर सुनने के बाद दिमाग सोचने के काबिल ही नहीं रहा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी अब हाई कोर्ट की कानून की तरफ देखना पड़ेगा। सुमन जी, सुना है नई दिल्ली में तकरीबन 8 सालों के बाद दुकानदार और दुकानें जो स्मॉल बिजनेसेस के हैं वो सब गायब हो जाएंगे, ये क्या मसला है? जी, नई दिल्ली में अगले कुछ सालों में दुकानदारी का सारा मैथमेटिक्स बदल जाएगा। ना दुकानें दिखेंगी ना दुकानदार। सौदा खरीदने और बेचने के लिए भी पॉश लोकेलिटी में जो स्टोर बने हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये खबर से पुरानी खानदानी जो दुकानें हैं चलाने वाले हैं उनके लिए भी डेंजर की घंटी ही है। सीईओ अमिताभ कांत ने इस खतरे का साफ संकेत दिया है। वो बोले कि 2023 में सभी लेन देन मोबाइल और टेलीफोन पर ही होंगे। इसकी वजह ये है कि अभी करीब हमारे यहाँ पर इंडिया में 35 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले 2023 में करीब 1 अरब लोग इंटरनेट और मोबाइल का जो यूज करेंगे। इस वजह से ये सारा मैथमेटिक्स जो है दुकानदारों का वो चेंज हो जाएगा। राइट। इस वक्त आप धीमी गति के समाचार श्रीमती सुमन बख्शी जो कि नई दिल्ली से पत्रकार बोल रही हैं, काशी टेलीविज़न से सुन रहे हैं। सुमन जी, सुना है 3 साल पहले एक हस्बैंड को उसकी वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जहर का टीका लगवा दिया था। ये क्या मसला था और क्या अभी तक इस केस का निपटारा हुआ है? ओह, आपको ये केस अभी तक याद है? हाँ जी, ऐसे केस मुझे ज़रा ज़्यादा याद रहते। जी हाँ जी, ये 3 साल पहले का मामला है। दिल्ली में आईपी ऑफिसर को जहर का इंजेक्शन लगाने का है। आईपी ऑफिसर को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डालने वाले परवीन राठौर की जो है, आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है जमानत खारिज कर दी है। ये ध्यान में रखने की ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आईपी ऑफिसर की पत्नी से परवीन जिन्होंने जहर का इंजेक्शन लगाया है उनके रिलेशन गलत थे। आईपी ऑफिसर की जो जिनका नाम चेतन प्रकाश था, उनकी पत्नी अनीता मीणा ने मुख्य आरोपी परवीन राठौर के साथ मिलकर गलत रिलेशन में होते हुए दोनों ने आईपी ऑफिसर को जो है जहर का इंजेक्शन लगाया। वो उन्हें जो है आईपी ऑफिसर को अपने जीवन में एक कांटा मानते थे और उन्होंने उनकी हत्या करने का प्लान बनाया और परवीन राठौर ने जहर का इंजेक्शन लगाया। जब वो जहर का इंजेक्शन लगा रहे थे तो ऑफिसर की पत्नी अनीता मीणा इधर उधर देख रही थी कि कोई आ ना जाए। इंजेक्शन लगने के बाद उनका पति जब तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा तो पड़ोसियों ने अनीता जी को फोन किया कि आपके घर से आवाजें आ रही हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने ये कहा कि उनके पेट में दर्द है। मीणा का पति जब तड़प तड़प कर मर रहा था तो उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और मुंह से झाग निकल रही थी। अब आईपीएस ऑफिसर की पत्नी को भी दोषी मानकर अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त जो है वो अनीता मीणा जमानत पर बाहर है। हाय देखो, हाय हाय, इंडिया का क्या हाल है। ऐसी खबर सुनकर भी आदमी का दिल दहल जाता है। आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर क्वेश्चन है। राजस्थान में एक नग्न दलित महिला की लाश मिली है। इसका क्या माजरा था? आप तो मौका वारदात पर वहां थीं। जी, ये जो खबर है ये राजस्थान के दाणी इलाका है, दाणी केरावल नाले के पास की ये घटना है।
इस संडे को एक दलित महिला की लाश मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। एसपी सुरेश संकला ने बताया कि बसंती देवी जो बाबूलाल की पत्नी थी, मरने वाली लेडी का नाम बसंती देवी था, जो रेको एरिया में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करती थी और शाम को 6 बजे फैक्ट्री से काम करके निकली। जब वे सुबह तक वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई और उन्होंने पुलिस में बताया कि मेरी वाइफ जो है शाम को 6 बजे आ जाती है, लेकिन वो मॉर्निंग हो गई है, अभी तक नहीं पहुंची है। तो सुबह 11 बजे के आसपास कुछ लड़के जो बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नहर के किनारे हरी घास के ऊपर रात की रानी की बेल के नीचे एक ब्यूटीफुल औरत जिसके लंबे बाल और आंखें बंद थी और वो बिल्कुल नंग अवस्था में थी। और लड़कों ने जब पास जाकर देखा तो वो एक डेड बॉडी निकली। तो वो एकदम से घबरा गए और उल्टे पैर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि ये घटना हुई है, ये औरत ऐसे हमें एक लाश मिली है। और उन्होंने जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई कि ये आप देख लीजिए, और अभी तक इस मामले में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सुमन जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर काशी टेलीविज़न पर रिपोर्ट देने के लिए आई। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से धीमी गति के समाचारों के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। स्काई चैनल 772 पर अभी आपने पत्रकार सुमन बख्शी से पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचार सुने। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय धीमी गति के समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। काशी टेलीविज़न की तरफ से धीमी गति के समाचारों का सेगमेंट उन लोगों के लिए पेश किया जाता है जिनको बहुत तेज़ जो खबरें हैं वो आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो एक पूरे हफ्ते की थोड़ी खबरें आपकी सेवा में काशी टेलीविज़न से पेश की जाती हैं। सुनने के लिए बहुत थैंक यू। एक दिन आएगा कि धीमी गति का 15 मिनट का सेगमेंट आपकी सेवा में खबरों का पेश किया जाएगा। अब प्रोग्राम में बताना है कि क्या आपको सुनाना है और क्या आपसे सुनना है, लेकिन सुनाने से पहले आइए मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी तो ये है कि कुछ समय पहले आपको मालूम है बर्मिंघम से मुझे नौकरी मिल गई थी वोल्सोल में। मैं वोल्सोल चला गया था और वहाँ पर मेरे बहुत प्यारे रिलेशन बने, बहुत अच्छे संबंध बने, बहुत लोगों के का प्यार मिला और अभी भी मिलता है। जब तक मैं वोल्सोल का चक्कर नहीं लगा लेता मेरा दिन कंप्लीट ही नहीं होता एक तरह से। वहाँ के लोग बहुत साधारण, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग किस्म के लोग हैं। कार्डमोर रोड जिसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मुझे जितने सच्चे, सीधे, इंटेलिजेंट, केयरिंग और रिस्पेक्टेबल लोग वहाँ मिले हैं मुझे सारी दुनिया में कहीं नहीं मिले। मैंने बड़ी दुनिया देखी है और अभी और बहुत सी देखनी है। अभी बेस्ट इज़ येट टू कम। आपको मालूम है वहाँ पर एक मिठाई की दुकान है और वहाँ पर एक लड़का है, उसकी शक्ल शशि कपूर जैसी है और उसका नाम भी विक्की है। तो वहाँ पर लोगों ने हमें उसको छोटा विक्की और मुझे बड़ा विक्की कहना शुरू कर दिया था। वो मुझे अंकल कहता है और मैं उसको अपना बेटा मानता हूँ। अभी सब कुछ उसके नाम वसीयत तो नहीं किया है, लेकिन जब तक मेरी सेवा करता रहेगा तो फिर उसको ऑफ कोर्स वसीयत भी मैं उसके नाम सब कुछ अपना कर दूँगा। खुशखबरी ये है कि इस सीधे सच्चे मेहनती लड़के की एंगेजमेंट हुई और बहुत जल्दी ही अब इसकी शादी होने वाली है। शादी में इसने अपने सब रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया है, ऑफ कोर्स मुझे भी दिया है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो इसकी दुल्हन आ रही है वो एक एजुकेटेड लड़की है। वो एक बहुत बड़े अस्पताल में इंडिया में नर्स का काम करती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत है। इसी के रिलीजन की है और इसी की कम्युनिटी की है और इसी की स्टेट से आई है।
तो आकर एकदम फैमिली में घुल मिल कर रहने वाली वो मेहनती लड़की है जो कि जल्दी ही इसकी दुल्हन बनकर जब कार्डमोर रोड पर आएगी तो बस सचमुच कार्डमोर रोड को 4 चांद लग जाएंगे। एट द मोमेंट सिर्फ उन्हीं की कमी है। हाँ, इनके सब ख़ानदान वालों को मैं जानता हूँ, उन औरों की भी शादियाँ हुई हैं लेकिन पढ़ी लिखी कोई नहीं आई, सब हाउस वाइफें ही आई हैं। और फिर उसके बाद ये है कि शक्ल में भी पूरी सूरी हैं, जबकि ये लड़की चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इन दोनों लोगों का जोड़ा बना रहे, छोटे विक्की जी का और छोटे विक्की जी की छोटी सी दुल्हन का। यही हम काशी टेलीविज़न से बहुत बहुत दुआएं इनके लिए करते हैं। Thank you very much for enriching my life as well and looking after me while I was working in Cardmore Road in Warsaw. Thank you. आइए अब आज की रूपरेखा शुरू करते हैं। रूपरेखा का तो क्या ही कहना, आज का बातें तो करने के लिए बहुत कुछ हैं और जब से मैं आया हूँ मैं तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही बोली जा रही। दरअसल अब हमारे कल्चर को देखकर बहुत सी बातें इंग्लैंड में नहीं की जा रही हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग अपने कल्चर से लोगों को अवगत तो करवाते ही नहीं हैं, इंट्रोड्यूस करवाते ही नहीं हैं। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने आना मना किया काशी टेलीविज़न पर क्योंकि कास्ट सिस्टम का बड़ा ज़बरदस्त चक्कर है। तो हमारे अंग्रेज़ आने शुरू हो गए, स्टीव प्राइस जी आए और अब 1-2 और लोग भी आ रहे हैं। आप उनको भी टेलीफोन करना, मैं नहीं तो इतना शोर मचाऊंगा कि आपका जीना मुश्किल कर दूंगा। तो फिर अब बात यह है कि आज मंगतों की बात करेंगे, भिखारियों की। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि भीख मांगने वालों को पैसे नहीं देने चाहिए इंग्लैंड में, और फिर अगर हम उनको पैसे देते हैं तो मंगते ड्रग्स खा लेते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी सस्ती ड्रग होती है जो 20-25 पैनी की आ जाती। सुना है, सुना नहीं, मुझे मालूम भी है। आफ्टर ऑल मैं वॉल्सर में काम करके आया हूँ तो वहाँ तो मेन गढ़ है और आजकल तो ड्रग्स हर जगह मिलती हैं, लेकिन 25-30 पैनी की ड्रग तो मैंने आज तक देखी नहीं है। 50, 60, 70, 200 पाउंड तक की 1 ग्राम आती है, ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो फिर गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि अब आपको जगह जगह मंगतों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत इरिटेट होते हैं कि शहर में मंगते बहुत हो गए। वैसे मंगते हैं, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों को ज़्यादा क्यों नज़र आना शुरू हो गए हैं और मंगतों की बातें टेलीविज़नों पर क्यों आ रही हैं, इस बात का मुझे पता नहीं। शायद लोग इरिटेट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि हर किसी के पास कैश की कमी हो गई है। लेकिन मंगते आपसे 100-200 पाउंड तो नहीं मांगते, मंगते कहते हैं एनी स्पेयर चेंज प्लीज़। तो स्पेयर चेंज जितनी है उनको आप दे दो, वो थैंक यू करके चले जाते हैं। ये कोई इंडिया के मंगते तो है नहीं कि आपके मुंह पे मारेंगे वापस पैसे। मेरी माँ के मारे थे किसी ने एक बारी, मेरी माँ ने 5 पैसे दिए, उसने बैठ करते मारा, कहने लगे हमारी बेइज्जती करती हो, 5 पैसे देती हो, रानी तुम इतनी बड़ी गाड़ी में आई और 5 पैसे देते तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता, आपको मालूम ही है। तो फिर गवर्नमेंट ने अब कहा है कि अब हम एक वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट पर जाके आप मंगतों को पैसे दे सकते हो। ये तो एक तरह से ये कहने की बात पड़ गई है कि एक आपको पता है कफन चोर होते हैं। कफन चोर क्या होते हैं कि जब मुर्दा जब जाता है कब्रिस्तान में या शमशान में, तो कोई ऐसे भी चोर होते हैं जो कि कफन को लेकर भाग जाते हैं। इंग्लैंड में ज़्यादातर जो मीडिया में ख़ास करके एम्प्लॉयर हैं वो इस तरह के हैं, कफन चोर। यानी कि अगर प्रेजेंटर को भी कोई पैसे देता है तो वो कहते हैं नहीं ये तो हमारे स्टेशन के बनते हैं तो लाओ पैसे दे दो। उनको कफन चोर कहते हैं। मैं एक जगह पर काम करता था, वहाँ पर ऐसा ही हुआ करता था। लोग मुझे, माइयाँ बुढ़ियाँ आती थीं, मेरे सर पे हाथ फेरती थी और जाते हुए ना मुझे 5 पाउंड देकर जाती थी। बुढ़ियाँ 5 पाउंड देती हैं प्यार से। तो लेकिन वो जो मालिक था उसकी एक बीवी थी, बस पता नहीं कहाँ से लाए थे, तो वो आके मेरे हाथ से 5 पाउंड लेकर चली जाती थी। देखो इस तरह के लोग भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि भीख देने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर भिखारियों को आप सड़क पर पैसे देना पसंद करेंगे?
आप क्या सोचते हैं कि अगर आपसे कोई भिखारी पैसे मांगता है तो आप उससे इरिटेट होंगे या फिर आप उसको पैसे देना पसंद करेंगे? कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में दान करता है, डोनेट करता है, अपने हथीं देता है, हाथ से। ये जो पंजाबी हैं वो ये कहते हैं हथीं देता है। मैंने इनको कुछ देते हुए कभी नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, मैं तो हरियाणवी हूँ, आपको मालूम है। ये बात मैं हमेशा क्लियर करना चाहता हूँ हर किसी से, क्योंकि बहुत से लोगों को मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैं पंजाबी क्यों नहीं बोलता। जब मैं पंजाबी हुई नहीं तो मैं पंजाबी क्यों बोलूं? और आपको मालूम है कि अगर काम की कोई बात हो तो मुझे बोलनी आती है, जहाँ तक कि आपको हरियाणवी बोलनी नहीं आती, यू सी। तो अब जो कहते हैं कि हाथ से दिया है वो आपको लगता है, आप मंगते को पैसे दो तो बरकत मिलती है। फिर उसके बाद ये भी है कि आप अगर कहीं पर डोनेट करते हैं तो आने वाले जन्मों में भी उसका फ़ायदा होता है। ये मानने ना मानने पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जन्मों को मानते हैं, कुछ लोग जन्मों को नहीं मानते। तो आप क्या सोचेंगे कि जो सड़क पे मांगते हैं, क्या वो सारे ड्रग्स खाते हैं? क्या मंगतों को से आप डोनेट करके परेशान होते हैं, या फिर आप देना नहीं चाहते हैं, इस वजह से आप चाहते हैं कि मंगते होने ही नहीं चाहिए? आजकल बर्मिंघम में ख़ास करके इतनी ज़बरदस्त गुर्बत है। मैं शहर का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि काशी टेलीविज़न को सारी दुनिया में देखा जाता है, तो ये बर्मिंघम से चलता है। और बर्मिंघम में मैं अलग अलग जगहों पर काम करता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ सर राउंड अबाउट पे मंगते बैठे होते हैं और वो गाड़ी के पास आते हैं। मैंने गाड़ी में एक कौली रखी हुई है, कौली में से थोड़े से निकाल के उनको दे दो, और ये देने पे मुझे खुशी होती है। कई बार मंगते किसी और काम में बिजी होते, वो मेरी तरफ देख नहीं रहे होते, लाइट रेड होती है और वो ग्रीन होने से पहले मैं हॉर्न बजा के मंगते को बुला लेता हूँ, विंडो खोलकर मैं उसको पैसे देता हूँ। मैं भगवान का थैंक यू करता हूँ कि हे भगवान, तुमने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी गाड़ी में बिठाया, अच्छी जगह पर मैं काम करने जाता हूँ। ये लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। मुझे वो बटन दबा के गाड़ी का शीशा नीचे होना और हाथ से पैसे उसके हाथ में रखना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है? और अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता? कल की बात है, मैं एक दुकान में गया। दुकान में एक लड़की खड़ी थी, तो उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे वो कैरी ऑन नर्स, कैरी ऑन बस, कैरी ऑन फिल्में आ करती थी, उनमें एक मोटी सी नर्स हुआ करती थी ना, मैट्रन टाइप। तो उसने आईलाइनर भी बिल्कुल वैसे ही लगाया हुआ था, तो बोल भी वैसी रही थी, उसकी होंठ भी पतले पतले थे, ऐसे वो ऐसे करके बोल रही थी। और जो लड़का सर्व कर रहा था तो वो जिधर जिधर जाता था वो लड़की की आंखें उधर उधर जाती थी। इतने में एक बुढ़ा मंगता, वो साइड से ऐसे टेढ़ा भी था, हाथ उसके बड़े बड़े थे जैसे छाछ होते हैं उस तरह के। उसको देखकर मुझे माइकल एंजेलो की एक पेंटिंग याद आ गई, जो कि पेरिस में एक म्यूज़ियम में लगी हुई है। मैं काफ़ी देर उसके सामने बैठकर उस पेंटिंग को देखता रहा, क्योंकि वो पेंटिंग की शक्ल मेरे नाना जी जैसी लगती थी। ओल्ड पीपलों की सबकी शक्ल एक जैसी ही लगती है, आपको मालूम है, लेकिन वो बिल्कुल मेरा नाना लगता था। तो था वो बेचारा टेढ़ा, मेरा नाना टेढ़ा तो नहीं था लेकिन वो इतना लंबा भी नहीं था। तो फिर अब तो वो मर गया है, दुनिया से चला गया बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को भी शांति दे। बस अब नाना जी की बात तो नहीं करनी, प्रोग्राम की बात करनी है। तो वहाँ पर जो मंगता आया उसको किसी ने पैसे नहीं दिए। मंगता दरवाजे पर खड़ा होकर रियाया बड़ा कुछ उसने किया, कोई नहीं हिला। सब ऐसे खड़े थे जैसे ना उधर कुछ हो ही नहीं रहा। मैं बैठा हुआ था और क्योंकि मेरी पीठ दुखती है ना, मैं जाके बैठ जाता हूँ। मैं उठा, मैंने फिर अपने बस 10-5 जितने पैसे थे निकाल के उस मंगते को दे दिए। मैंने कहा जब और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस दुकान में आके इस मालिक से मांग लेना, कहना विक्की ने कहा है। तो फिर उसके बाद वो जो लड़की खड़ी थी, वो मेट्रन जैसी आईलाइनर लगा के तो लड़के की तरफ ऐसे ऐसे आके उसकी चल रही थी। तो वो कहती आई गॉट नो स्पेस चेंज, मंगते को बोली। मैंने दिल में सोचा क्या इसकी माँ ने ये सिखाया होगा?
इसकी माँ ने इसको ये क्यों नहीं सिखाया कि अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे, अगर कोई गरीब दिखे तो उसको थोड़ा सा कुछ दे दो, उससे आप गरीब नहीं हो जाते, बल्कि आप भगवान के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में मदद करते हो, हैं जी। और फिर जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप अल्लाह कहें, भगवान कहें, जो मर्ज़ी कहें, वो अपना फरिश्ता भेजता है या किसी तरह से मदद भेजता है और आपकी मदद हो जाती है। ये माँ बाप ने क्यों नहीं सिखाया था उस लड़की को जो कि मेरे दोस्त को आते जाते यूं यूं देख रही थी। आई एम नॉट जेलस, लेकिन ये भी तो नहीं उसकी माँ ने सिखाया था ना कि भाई ऐसे खड़े हो तो थोड़ा शराफत से खड़े होते हैं। हम सबका दिल करता है अपनी आंखें सेकने को, तो हम डिस्क्रीटली देख लेते हैं ज़रा सा, ऐसे ये नहीं भी ऐसे ऐसे किए जाए। फिर इसके बाद मेरे साथ एक लड़का खड़ा हुआ था, काला सा, वो जो नहीं होते डूम से ऐसे खड़े, तो वो ऐसे खड़ा था जैसे पटियाला के किसी बाज़ार में खड़ा हुआ दुकान के सामने टंगे हुए नाड़ों को देख रहा हो। पटियाला आपको मालूम है ना कि अपने कलियों वाले कुर्ते और नाड़ों के लिए बहुत मशहूर है। इतने खूबसूरत नाड़े होते हैं और दुकानों के आगे टंगे होते हैं कि आदमी काफ़ी देर तक खड़ा उनको देखता रहता है। तो वो खड़ा था, तो मैंने उसको कहा, मैं क्या बेटा, जब भी कोई मांगने वाला दिखे उसको 5 पैसे, 10 पैसे, 2 पेंस, 3 पेंस ज़रूर देने चाहिए, और इससे तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। और उसने कहा जी, लेकिन दिया कुछ। एनी हाँ, आपका क्या ख्याल है, क्या मंगतों को पैसे देने चाहिए या मंगतों को पैसे नहीं देने चाहिए? नंबर 2 क्वेश्चन कि मंगते ड्रग खाएं, मंगते शराब पिएं, मंगते केक खा लें, मंगते रोटी खाएं, मंगते चाहे फिश एंड चिप्स खाएं, इससे आपको क्या? आपने तो दिए, वो तो अल्लाह के रास्ते में देता है इंसान, भगवान के रास्ते में देता है। जो खाया पिया इनकी गोर गर्दन। ड्रग खाएंगे तो एक दिन मर जाएंगे, रोटी खाएंगे तो भी तो एक दिन मर जाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आप जी मेहमान का स्वागत करते हैं, और जब तक हम मेहमान का स्वागत करते हैं तब तक आप भी 0300-770-2246 पर ज़रूर टेलीफोन करके आज की होने वाली बातचीत में हिस्सा लीजिए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून जी। मैं अजमल रशीद बात कर रहा हूँ। आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो आपका बड़ा दिलचस्प मौजू चल रहा है, मेहरबानी आपकी, आप आए। मैंने भी मुनासिब समझा कि इसमें भाग ले लूँ मैं। बहुत अच्छा किया, थैंक यू। तो ये जो मांगने वाले या बेगर्स के मुतालिक टॉपिक चल रहा है, ये हकीकत है कि गवर्नमेंट तो काफ़ी एफर्ट लेती है कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस मुल्क में हर तरफ से आए हुए लोग हैं, हर मुल्क से आए हुए हैं, और कुछ लोग तो मतलब आदत के हिसाब से भीख मांगते हैं यहाँ पर, जो कि मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। ज़रूरतमंद जो है ना, इसमें 90% लोग जो है ना ज़रूरतमंद नहीं होते। अच्छा जी, ये आप कैसे कह सकते हैं ज़रूरतमंद नहीं होते? देखिए, गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट करती है लोगों को, कितनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ है। गवर्नमेंट तो शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, तो फिर ये ऐसा होना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है जी। लेकिन फिर भी है, आप देखें कि यहाँ पर तो जिस तरह अपने बैक होम मुल्कों में होता है ना कि वहाँ जो अड्डे हैं वो बिकते हैं कि ये ऑक्यूपाइड करते हैं वो लोग और वहाँ भीख मांगते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी है। आप एशियन इलाकों में चले जाएं, भांत भांत के लोग जनाब बैठे हुए हैं, कोई डिसेबल बन के बैठे हुए हैं, आप उनको रेगुलर देखते हैं और सारा कुछ। कई लोगों को तो मैं पर्सनली मैं देखता हूँ कि वो तो आलीशान घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बाकायदा उनके पास बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और सारा कुछ सिलसिला है, उसके बावजूद वो आदतन टाउन सेंटर में बैठे हुए भीख मांग रहे होते हैं। हाँ जी, मांगते हैं। और ये चीज़ें जो हैं किसी भी महज़ब माशरे में मेरा ख्याल है अच्छी नहीं लगती हैं। आप क्या कहते हैं कि भिखारी बनना क्या इंसान की किस्मत में लिखा होता है? लेकिन ये किस्मत में इंसान खुद ही बनाता है ना। हाँ, अगर देखें कोई इंसान डिसेबल्ड हो या ऐसी चीज़ें हों
और किसी से मदद मांग रहा हो, मदद तो यहाँ गवर्नमेंट डिसेबल्ड लोगों को भी कर देती है। फिर भीख मांगना जो है मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है, स्पेशली यूके के माशरे में। लेकिन अगर आपकी तकदीर में भिखारी बनना लिखा है, आप इंडिया से पाकिस्तान से यहाँ आ गए, लेकिन आपने फिर यहाँ आकर भी भीख मांगना शुरू कर देना, क्योंकि वो तकदीर में लिखा है ये भी तू भिखारी बनना। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सिख धर्म का आदमी मैंने आज तक कभी भीख मांगते नहीं देखा। सारी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है। सिख बड़े मेहनती कौम है और वो दूसरों को देने वाली है, वो कभी मांगती नहीं है। आपको मालूम है उनके साथ हमेशा से जुल्म होता है और आज भी बहुत उन्हीं के मुल्क में उन पर जुल्म हो रहा है और कोई नहीं बोलता। फिर इंग्लैंड में मैंने पहली बार बर्मिंघम में देखा, रुकरी रोड के कॉर्नर पर जहाँ पे सो रोड की रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वहाँ पर एक खड़ा होता है इसी धर्म का आदमी। वो कारों के दरवाज़ों की खिड़कियाँ खड़का खड़का के पैसे मांगता है। फिर पास में दुकान है एक, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरे दोस्त की दुकान के साथ वाली दुकान है, वहाँ से जाके बेचारा एक डब्बा लेके वहाँ बैठ के पी लेता है और फिर खिड़कियाँ खड़का खड़का के वो पैसे मांगता है। उसको देखकर मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड में भी आया, लेकिन इसकी किस्म में भिखारी बनना ऐसे लोग हो सकता है कि ये जो जिनको आप कह रहे हैं या तो वो सिख धर्म का ना हो, या अगर हो भी तो बैक होम उसके माँ बाप को भी लोग जानते हैं, मांगने वाला हो। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिख धर्म के लोग बहुत ही मेहनती और मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्टफुल कौम है इस लिहाज से। ये देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोग तो किसी भी कम्युनिटी के लिए बदनुमा दाग हैं। हाँ, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि अब जैसे एशियन एरिया है, एक आलम रॉक का एरिया, लेकिन वहाँ पर ये नहीं कि पाकिस्तानी को भीख मांग रहे होते हैं या कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि मैंने ये देखा है और धर्म लोग अब अनफॉर्चुनेटली तो थोड़ा सा किसी मुल्क को मैं नहीं कह सकता, ब्लैक भी हैं, रोमानियन भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ भीख मांगते हैं। एक वो भी है, वो लहंगा टाइप पहनती हैं, हाँ है ना, वो भी कहीं से आई हैं, तो वो कारों के शीशे के ऊपर दिल बना देती हैं फिर ऐसे करती हैं। सॉरी जी। आप यकीन करें यहाँ पर तो क्योंकि हर मुल्क से लोग आए हैं ना, तो यहाँ भीख मांगने के नए नए तरीके भी लेकर आए हैं। तो इसी तरह ये है, मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा भीख मांगने वालों को या इन चीज़ों को। हाँ, मैं ये सपोर्ट ज़रूर करता हूँ कि इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें अच्छी लाइफ की तरफ ले जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हर तरीके से एफर्ट करती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक भीख मांगना या किसी भी टाउन में एक बुरा सा लगता है। देखिए, मैं आपको एक बात, मैं अब आपको क्या बता सकता हूँ, आप तो बहुत समझदार हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर रिलीजियस किताबों में लिखा है कि डोनेट करना चाहिए, गरीबों को पैसे दान करना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड में और ख़ासकर कि बर्मिंघम में मैंने किसी मंदिर गुरुद्वारे के आगे भिखारियों को खड़े नहीं देखा। सुपरमार्केटों के आगे भिखारी बैठे होते। देखिए, मैं और खूब कमाते। मैं अब किसी भी कम्युनिटी का नाम लूंगा क्योंकि ये टेलीविजन स्टेशन है जी। ना ही मैं मुस्लिम धर्म का नाम लूंगा या किसी का। असल में हर धर्म जो है वो यही टीच करता है कि आप डोनेशन दें, आप जो है ना सपोर्ट करें लोगों को, गरीब लोगों को। इस्लाम में भी यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप यकीन करें, यहाँ पर बहुत से धर्म के जो लोग हैं या करते हैं, वो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी डोनेशन इनमें जाता है, आप यकीन करें टेलीविजन पर मांगने वाले बैठे हुए हैं, आप क्या बात करते हैं। रेडियो पर भी बैठे हुए हैं जी, हर जगह पे। अब तो वो गाना आंखें फिल्म का नहीं था, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, उसमें वो कहता है इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तो अब इंग्लैंड में तो इंटरनेशनल फकीर है। आप मेरी बात सुने जी, मैं तो बात करता हूँ सच्ची। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो अगर टेलीविजन पर मांगने वाले बैठे हुए हैं, जो अब सपोज एक मौलवी साहब बैठे हैं या कोई भी बैठे, कोई भी बैठे, वो जो है ना,
आप जो उनको डोनेशन आएगी, वहां से कलेक्शन आएगी, उसका कितना हिस्सा टेलीविजन वालों को देंगे वो, और कितना गरीबों को जाएगा? जो ज्यादातर तो टेलीविजन वालों को जाएगा, जो 25% बचेगा वो उनकी अपनी जेब में जाएगा, तो गरीबों को तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय मैं चाहूँगा कि फिर भी आप आएँ और आकर टेलीविज़न पर बात करें। थैंक यू सो मच इंडीड। अभी आपने अजमल रशीद साहब की बात सुनी। आप क्या सोचते हैं कि मंगतों को डोनेट करना क्राइम को बढ़ावा देना है, या फिर आप सोचते हैं कि हमें बिल्कुल डोनेट नहीं करना चाहिए? अगर हमें बिल्कुल डोनेट नहीं करना चाहिए तो जो हमारी होली बुक्स में लिखा है और हमें शुरू से समझाया गया है, उसका क्या बनेगा? वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी, कितना जी? गुड आफ्टरनून, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं रंजीत बोल रही, मैं तो पहली फर्स्ट टाइम तेन कॉल की, तो बढ़िया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो वेरी सॉरी। मैंने लगा था मैं जानता। बोलते बहुत सोहना लगदे। थैंक यू सो मच इंडी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं इदां है वधिया, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਗਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈਰ ਜਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲਈਆਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਸਮਾਰਟ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜੰਗ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਰਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਜੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਹਰ ਕਟਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਈਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਆ ਤੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅਮਲੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਗੋਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ 5-5, 700 ਪਾਉਂਡ ਵੀਕ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ 1 ਪਾਉਂਡ 2 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੋਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗਤੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਗਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਪਾਉਂਡ 50 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੇ ਬਤਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਉਦਾਂ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਿਹਤ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਦਾਂ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ।
स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है और काशी टेलीविज़न पर आज हम भिखारियों की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि मंगतों की एक वेबसाइट बनाई जाएगी, आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। सड़कों पर मंगतों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून तरसेम जी, कैसे हैं? मैं बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। जो बेकिंग इंडस्ट्री का तो बहुत आज डिटेल में चर्चा हुई है। हाँ जी। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि वेलकम टू यंगर विकी's wife as she is joining her husband Mr. Younger Vicky in this country. Thank you very much. What a nice couple it would be. That's it. Thank you. Thank you very much indeed. बड़ी मेहरबानी आपकी। तरसेम जी की आशीर्वाद से भरी हुई आवाज़ अभी आपने बेडफोर्ड से सुनी। अब जो वेबसाइट बनेगी मंगतों के लिए, उसमें से गवर्नमेंट भी तो पैसे लेगी, वो फ्री की वेबसाइट तो नहीं होगी। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो जो मंगते सड़कों पर मांग रहे हैं, वो मंगते क्या उस वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे या पहुंच नहीं सकेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे जनरली ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं वो उन डिपार्टमेंट्स तक पहुंच ही नहीं सकते जिन डिपार्टमेंट्स पर से उनकी मदद हो सकती है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वंस अगेन मैं कालमो रोड की बात करता हूँ। वो इलाका बहुत डिप्राइव्ड इलाका है। जब मैं वहाँ पर गया था तो जिस जगह पर मैं काम करता था उस जगह के बाहर सामने एक स्क्वायर था। स्क्वायर पर सवेरे ही प्रोस्टिट्यूट्स आकर बैठ जाती थीं और सामने मेरा स्टूडियो था। खिड़की में से मुझे सारा नज़ारा दिखता था। तो उन्होंने अपनी ये जो बेल्ट के पीछे अपना रेट लिखा होता था और वो ऐसे करके बैठी होती थी ताकि टी शर्ट ऊपर हो जाए और नीचे से लेबल नज़र आ जाए। सामने ही पुलिस स्टेशन था। अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो सिर पीछे मारकर चले जाते थे। मैंने कईयों को देखा, वो सुबह सुबह अपने बिजनेस से लौटती थी। किसी की एक जुत्ती पैर में होती थी, किसी की वो भी नहीं होती थी, किसी ने एक स्टॉकिंग पहनी होती थी, किसी का एक ईयरिंग गिरा हुआ होता था और वो चलती ऐसे थी आंखें करके कि अगर दीवार में लगे तो दीवार की सारी ईंटें उड़ जाएंगी, क्योंकि वो खाना पीना भी तो खाया होता है ना फिर उन्होंने। तो मैं बर्मिंघम सिटी सेंटर के टाउन में एक सेंटर है, वहाँ पर ऐसी बीमारियों का इलाज हो जाता है जो कि STD होती हैं। तो मैं वहाँ गया और मैंने उनको जाके कहा कि मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ पर इस तरह के लोग हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ आइए, उनकी फ़िज़िकल चेक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बीमारियाँ हों और वो बीमारियाँ दूसरों को दे रही हों। तो जो सामने लेडी बैठी थी, शी वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो कहने लगी हमारी आउटडोर टीम है और अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ चली जाती है। मैंने कहा उन लोगों को आउटडोर टीम का नहीं पता, उन लोगों में से कईयों को तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो आप लोग वहाँ जाइए, कोई वैन खड़ी कीजिए, कोई स्टॉल लगाइए। सामने मेरा काम की जगह भी है, स्टूडियो, तो मैं वहाँ पे और उससे मैं खुद भी कांटेक्ट करूँगा, आप भी आके कांटेक्ट कीजिए। वो कहने लगी एक्सक्यूज़ मी, वी गॉट पीपल टू सर्व। तो मेरे पीछे लाइन थी तो उसको आगे सर्व करना शुरू कर दिया। उसी तरह से मंगतों की भी बात है। अब हम अपने एशियन कल्चर की तरफ देखते हैं। जैसा कि रंजीत सिंह जी ने कहा, जैसा कि अजमल साहब ने भी कहा कि किसी को अगर हम दें तो हमारे दिल को सुख मिलता है। हमारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा है कि हमें डोनेट करना चाहिए। और लेकिन क्या हम लोग वो कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं? माँ बाप अगर कहते हैं कि बच्चों को हमारे धर्मों में रहना चाहिए, हमारे कल्चर का सब कुछ पता होना चाहिए, तो ये डोनेशन की बात क्यों नहीं बताते? अब जैसे कि मैं सेल्स का काम भी करता हूँ, मैं लोगों के पास अपने प्रोग्राम्स की स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी जाता हूँ, मैं और एडवर्टाइजमेंट लेने की भी मैं बात करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट
पैसे दे देते हैं, हमने एडवर्ट करवाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ देखिए, आप एडवर्ट कराएंगे या प्रोग्राम स्पॉन्सर कराएंगे, उसमें से मेरी वेजेस भी तो निकलेंगी ना। आप इसके बारे में भी सोचिए कि प्रेजेंटर्स का कौन है वली वारिस। तो कहते कह तो दिया ना, हम दे देते। तो वो कोई जानना नहीं चाहता कि भाई कितने पैसे किसको कहाँ लगे और कैसे वो चल रहे हैं। तो मंगतों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मंगते क्रिमिनल होते हैं? क्या आप सोचते हैं कि मांगना आसान काम है? क्या आप सोचते हैं कि भीख मांगना किस्मत में लिखा होता है? या फिर आप सोचते हैं कि जो प्रोग्राम में अब प्रोग्राम को समाप्त करने का वक्त होता जा रहा है। इस प्रोग्राम को फिनिश करने से पहले हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं अजमल रशीद साहब का, जिन्होंने काशी टेलीविज़न पर आज पहली बार टेलीफ़ोन किया, फिर रंजीत सिंह जी का जिन्होंने प्रोग्राम में पहली बार टेलीफ़ोन किया, और फिर तरसेम जी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने छोटे विक्की जी की शादी पर उनको बधाइयाँ दी। इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर रंधावा जी का बहुत बहुत थैंक यू, और विजय मोमी जी मेरे दोस्त का बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी असिस्टेंस के बगैर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। काशी टेलीविज़न पर आप एडवर्टाइजमेंट करवाइए, उसके लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कीजिए। काशी टेलीविज़न को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए और 24/7 इस टेलीविज़न को ज़रूर देखा कीजिए, और जो भी कोई प्रोग्राम हो उसमें टेलीफ़ोन किया कीजिए। और टेलीविज़न पर जो डोनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज़रूर 1 पाउंड, 2 पाउंड, 5 पेंस, 10 पेंस डोनेट किया कीजिए। और अब सब किसी को